चलिए, विल सी December 24 एग्जाम पेपर। ठीक है, चलो कुछ कुछ आंसर आपको ही बताने हैं। जैसे कि फर्स्ट वन बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड ग्राफ फॉर डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा को विजुअलाइज करने में कौन सा वाला ग्राफ यूज होता है वाइडली? ये सभी यूज होते हैं, ऑल ऑफ देम, राइट। तो इसमें कुछ नया नहीं था, इट्स वेरी कॉमन। ऑपरेटिंग लेवरेज इज 1.22, द सेल्स ऑफ द ईयर इज 75 लाख। अगर जब कभी भी आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे लेवरेज वाला, क्या करना है बेटा? फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट क्या रहेगा अपना? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन। रफ बुक निकाल के रखिए बेटा। EBIT यहीं तक पहुंचना अपन ने। सेल्स 75 lakhs दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट 42 दिया है। तो अगर मैं माइनस करूँ 75 माइनस 42, ये आता है 33। फिक्स कॉस्ट मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1.22 आएगा। सो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इज 1.22, और वो लोग ने ये दे रखा है कंट्रीब्यूशन 33। सो EBIT will be 33 divided by 1.22, around it 27.04 lakhs. So the answer is B. डुएबल, इजी था, उतना डिफिकल्ट नहीं था ये, है ना। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज चैप्टर से दो दो क्वेश्चन थे। अराइजेस बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से होता है? यस, वेरी नाइस ऑल ऑफ यू। फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन, ये तो FL का रीजन है, और ये OL का रीजन है। ये दोनों रीजन है CL के, ये दोनों कोई रीजन नहीं होते किसी के भी। सप्लायर एंड क्रेडिटर, अगर कोई उधारी देता है आपको, तो वो ज्यादातर आप में क्या चीज में दिलचस्पी रखेगा? आपके बारे में, आपकी प्रॉफिट जानने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट शेयर, आपकी डेट पोजीशन एक बार के लिए बोल सकते हैं, लेकिन वो जानना चाहेगा वेदर यू कैन पे इट और ऑन टाइम और नॉट। सो योर पेइंग एबिलिटी। सो लिक्विडिटी का मतलब होता है पेइंग एबिलिटी। तो क्या आप पे कर पाओगे पैसा? उसको उस चीज में दिलचस्पी होगी ज्यादातर, है कि नहीं। इजी क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है। चार क्वेश्चन देखेंगे तो आराम से 8 मार्क्स तो बंदोबस्त हो गया इधर ही। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, आंसर डी है। ये रिपीट है, ये सेम क्वेश्चन June 25 में किया हम लोग ने, सेम टू सेम, करेक्ट। हाँ, FM की थियरी कहाँ से करनी है भाई? पहले तो पास्ट ईयर के 4-5 पेपर कर ले, फिर तू मॉड्यूल के पीछे ना दिया होता है जितने भी MCQs, वो आप कर लो। दैट इज द बेयर मिनिमम यू शुड बी डूइंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट कौन सा है? तो बाकी सब रॉन्ग होंगे। हायर रिसीवेबल टर्नओवर इज डिजायरेबल होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। हमें हमेशा चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हायर टर्नओवर रेशियो हो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो डिपेंड्स अपॉन टैक्स, नहीं भाई, टैक्स से क्या लेना देना उसको। इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट रेशियो मींस इंक्रीज इन सेल्स। अगर सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट वही रहेगा, तो तुम्हारा ये कम आ जाएगा। लोअर डेट इक्विटी रेशियो मींस लोअर फाइनेंशियल रिस्क, ये राइट है, लॉजिकल है, करेक्ट। आ जाओ, ये वाला सम देखिए जरा। EBIT हैज 50,000, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज 80,000, ओवरऑल कॉस्ट, ये क्यों हुआ? अब आपको मैं याद दिलाता हूँ, NOI अप्रोच में क्या होता है। ठीक है, इधर आ जाओ। देखो, कैपिटल स्ट्रक्चर के दो अप्रोच हैं।
कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज करके एक कॉन्सेप्ट है, दैट मीन्स मॉडल। देर आर टू मॉडल्स बेटा। एक का नाम है एनआई थियरी और एक का नाम है एनओआई थियरी। एनआई थियरी और एक है एनओआई थियरी। काम की चीजें इसमें से याद रखिए बस। ये थियरी बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स वैल्यू। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स वैल्यू ऑफ कंपनी, टू बी मोर प्रिसाइज मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। ये बोलता है कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। अब ये समझ में आ गया रहेगा कि डज नॉट अफेक्ट की थियरी दी है, मतलब ये दिया किसने? एमएम ने। ये थियरी, इसको ट्रेडिशनल थियरी बोलते हैं, ट्रेडिशनल। तो कभी कभी वर्ड ट्रेडिशनल लिखा रहता है तो समझ जाने का वो ये वाली थियरी है। तो ये थियरी में और क्या चीज दिया होगा पता है आपको? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है? के विल बी गिवन टू यू। और इस थियरी में क्या होता है? के ओ विल बी गिवन टू यू। तो करते क्या है हम लोग? हम लेते हैं ईबीआईटी, ओके, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, ईबीटी आता है। अगर टैक्स दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। अगर टैक्स दिया है तो ये हो गया पैट, ये जाता है इक्विटी को। और इसी को एनओआई कहते हैं। देखो, इसको कहते हैं एनओआई और इसको कहते हैं एनआई। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो ये 1 लाख रुपए है, मैंने एक 40,000 रुपया भर दिया, तो ये 60 हो गया। मान लो टैक्स नहीं है, तो पूरा 60 का 60 किसको गया? इक्विटी को गया। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि मान लो के ही है ना, 20% है, तो वैल्यू ऑफ कंपनी क्या आएगी? और डेट पकड़ लेते हैं, डेट 4 लाख रुपए है, 10% के रेट से लिया है, तो इसलिए मैंने 40,000 रुपये इंटरेस्ट लिया। तो एनआई थियरी के हिसाब से, एनआई थियरी के हिसाब से अगर आप जाओगे तो वैल्यू ऑफ कंपनी क्या आएगी? देखो, पहले क्या निकलेगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी। कैसे? एनआई अपॉन केई से। एनआई मतलब 60,000 रुपया कमा रहा है इक्विटी वाला, और क्या परसेंटेज है? 20%। तो कितना पैसा देने को तैयार हो जाएगा वो? 60,000 डिवाइड बाई 0.2, अराउंड एक 3 लाख रुपया वो देने को तैयार हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ डेट कितना है? वैल्यू ऑफ डेट है 4 लाख। तो इस कंपनी का टोटल मार्केट वैल्यू हो जाएगा 7 लाख रुपए। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनआई थियरी। तो एनआई थियरी शुरू किससे होता है? एनआई से। इसके लिए इसका नाम क्या है? एनआई थियरी। एनओआई थियरी शुरू किससे होता है? एनओआई से, इसलिए उसका नाम है एनओआई थियरी। तो एनओआई थियरी क्या करेगा? ये देखो, एनओआई थियरी, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? ये पहले वैल्यू ऑफ कंपनी निकालेगा। ये हमने वैल्यू ऑफ कंपनी लास्ट में निकाला ना, ये पहले निकालेगा। ये क्या करेगा? तुम कितना कमा रहे हो और ओवरऑल रिटर्न कितना है। तुम कितना कमा रहे हो ओवरऑल? 1 लाख रुपए कमा रहे हो। केओ कितना दिया है क्वेश्चन में? अभी क्वेश्चन में केओ मान लेते हैं हम लोग, एक इधर लिख लेते हैं 15%, एक एग्जाम्पल के तौर पे। सो अगर केओ 15% है, तो उस हिसाब से हमारा टोटल कंपनी का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो 1 लाख को डिवाइड करेंगे 15% से, टोटल वैल्यू कंपनी का होना चाहिए 6,06,667। या एक काम करते हैं, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, 12.5% कर देता हूँ। ऑड अमाउंट नहीं आएगा, इवेंट अमाउंट आ जाएगा। आ जाओ इधर। तो इसको चेंज करके केओ कर देता हूँ 12.5%। बताओ कितना आएगा? कैलसी चलाओ। 1 लाख डिवाइड बाई 12.5, इज इट कमिंग 8 लाख रुपीज? तो 8 लाख रुपीज वैल्यू ऑफ कंपनी हो गई। अब इसमें से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दो। कितना है वैल्यू ऑफ डेट? 4 लाख था। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना हो गया? तो इसमें वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलता है, कितना मिलेगा? 4 लाख। ये दोनों के कॉन्सेप्ट में फर्क है।
इसमें हम शुरू करते हैं एनआई से, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं और लास्ट में वैल्यू ऑफ कंपनी मिलता है। इसमें वैल्यू ऑफ कंपनी निकालते हैं एनओआई से शुरू करके और वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलता है। ये दो थियरी अलग अलग है। समझे क्या? अब जाहिर सी बात है, अगर आप एनओआई से शुरू करोगे तो हर बार ये तो वही रहने वाला है, ये भी वही रहने वाला है, तो वैल्यू ऑफ कंपनी हर बार 8 लाख ही आएगा। जो भी चेंजेस होना है वो वैल्यू ऑफ इक्विटी में होना है। और ऊपर वाली थियरी में क्या होता है कि एनआई बदलते रहता है, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट बदलेगा तो एनआई बदलेगा, और एनआई बदलेगा के ही भले ही सेम हो तो आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी बदलेगा, और वैल्यू ऑफ इक्विटी बदला तो वैल्यू ऑफ कंपनी बदलेगा। ये दो थियरी है। ये समझ में आया कि आपको क्या थियरी है कैपिटल स्ट्रक्चर की? अब इस थियरी के दम पे अगर हम इधर के बारे में सोचें, मुझे बताओ, एनओआई अप्रोच मतलब वैल्यू ऑफ कंपनी पहले निकलेगी, किसके दम पे? एनओआई अपॉन के ओ। एनओआई का मतलब ईबीआईटी दिया है क्या? ईबीआईटी 50,000, ओके, क्वेश्चन में दे रखा है। के ओ दिया है क्या? 20%। मिल गया। बताओ कितना आएगा? 50,000 डिवाइड बाई 20%, कितना आ गया? 2,50,000। इसमें से अगर वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दूं, विच इज 80,000, तो क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी। सो 2,50,000 माइनस 80 इज 1,70,000। अब उसने पूछा क्या है वो पढ़ो। उसने पूछा है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, इक्विटी नहीं, ये फर्म का वैल्यू है, ये इक्विटी का वैल्यू है। तो आंसर आएगा ए। भले ही आंसर में 170 दिख रहा है, वो इक्विटी वैल्यू है। अगर क्वेश्चन में पूछता फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो फिर मैं 1,70,000 टिक करता। आर यू क्लियर विद दिस? आपको समझा क्या 2,50,000 क्यों टिक किया, क्यों 1,70,000 नहीं किया? से यस। एवरीवन, आर यू क्लियर विद दिस? वेरी नाइस। तो ये कहीं पे, ये ऑलरेडी मैंने देखो यहाँ लिख रखा है। देखो जो भी रेलेवेंट एरिया लगता है ये मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहां पे लिख लेना। बट कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी इज क्लियर है सबको? काम भर के क्लियर है जितना अपने को चाहिए? ठीक है। चलो गेस करो इसका क्या आंसर आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर? इज इट ट्रांसफरेबल? यस। गेस करिए क्या आंसर होना चाहिए। ये तो नहीं होता उसमें लॉक इन पीरियड, और ये भी नहीं होता है। एक्चुअली इसका दो आंसर होना चाहिए। ये तो ड्यूटी तो, स्टैम्प ड्यूटी तो आता है। तो बोलने का मतलब ये है कि इसके दो आंसर हो गए। ए एंड बी ये दोनों भी उसके फीचर्स नहीं है। मिनिमम साइज, एक्चुअली देखिएगा तो मिनिमम साइज होता है और नहीं भी होता है। लॉक इन पीरियड तो कंफर्म नहीं होता है। ठीक है, तो उसमें लॉक इन पीरियड होता ही नहीं है। सी इज ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज लाइक एफडी, इट्स लाइक एफडी, फिक्स डिपॉजिट जैसा होता है, बट विदाउट नेम, उस पर किसी का नाम नहीं होता है। तो मैं आपको दे सकता हूँ। समझा क्या? इट्स जस्ट अ प्रिंटेड पेपर। तो मैं आपको दे दूंगा तो वो आपका हो जाएगा। तो वो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से ट्रांसफरेबल है। दूसरा, इट्स बीइंग अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, वो आता है। मतलब ये दोनों, यस दे आर फीचर्स। 30 डेज का लॉक इन पीरियड ये कॉन्सेप्ट ही नहीं, अगर लॉक इन पीरियड डाल दोगे तो मैं कोई क्यों खरीदेगा ही, ऐसा हो जाता है। ठीक है ना? चलो आई एक्स देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लाइड इन डिटरमाइनिंग द क्रेडिट पॉलिसी? कौन सा वाला क्रेडिट पॉलिसी के काम नहीं आता है? देखो और बताओ।
क्रेडिट पीरियड ये काम आता है, लेवल ऑफ क्रेडिट सेल्स सेल्स काम आता है, कलेक्शन पॉलिसी काम आती है, यही नहीं आता है। द आंसर इज डी। लॉजिकल है ना, वो किधर काम आता है ना। नेक्स्ट चलो, अब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा ये वाला आंसर आप दीजिए, आप भी पढ़िए, आप ही करिए, मैं वेट करता हूँ। पढ़िए और मुझे बताइए क्या आंसर आएगा। I'll wait। 14 is the answer. So happy for you that almost everybody has got it. So the question has clearly given as plant A consists of 100। अपने को प्लान बी पे फोकस करना है, ये सोचना ही नहीं है। बी पे क्या है, 50% डेट है, 50% इक्विटी है। डेट 5 लाख हो गया, तो ऑब्वियसली इक्विटी भी 5 लाख हो गया। देर आर 5,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग, नंबर भी दिया, IB80 1,50,000। उसमें से इंटरेस्ट उड़ा दिया 50,000 का, 10%, 1 लाख। टैक्स 30,000, 70,000 अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी डिवाइड बाय 5,000 शेयर्स। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, मतलब सामने से बोल रहे ले लो मार्क्स, है ना। तो ले लिया अपन ने मार्क्स। गुड। ये वाला देखो जरा, ये भी आपको आना चाहिए। ये कौन सा है पता है, CAPM मॉडल का जो अपना के निकालने का फॉर्मूला है ना, K = रिस्क फ्री प्लस बीटा RM माइनस RF। अब ये लोग ने क्या किया, के दे रखा है 15%, RF 6%, बीटा नहीं पता, वही निकालने को बोला है 11% माइनस 6%। बताइए बीटा क्या आएगा। नेक्स्ट,
व्हाट्स द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ये तो अपने को पता है, इसका आंसर आएगा डेटा सॉर्टिंग। लास्ट जून में भी था ना, जून 25 में भी ये क्वेश्चन था। ये दो क्वेश्चन रिपीट हो गए यार, राइट? मतलब अगर कोई प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख के जा रहा है तो भी 4 मार्क्स उसको मिल जाने चाहिए आराम से। विच टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग में तीनों आता है, प्राइवेट, पब्लिक, सब आ गया। डीपी रेशो दिया है, आरओआई दिया है, शुड बी ग्रोथ रेट, रिटेंशन परसेंटेज इंटू आरओई। देखो, डीपी रेशो अगर 60 है तो रिटेंशन 40% हो गया। आरओआई दिया है 0.06, सो इट बिकम्स अ 6%। द आंसर इज सी। इतना इजी क्वेश्चन दिया है कि पूछो मत। यस और नो? द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस financial metric is crucial for understanding firms cash management, मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रिटर्न कैपिटल है, इसी से कैश मैनेजमेंट समझेगा ना। याद आया? करंट असेट डेज माइनस करंट लाइबिलिटी डेज, कितने दिन में पैसा आने वाला है उसी के हिसाब से अपना प्लानिंग होगा ना। सो दैट्स अ फाइनेंशियल मैट्रिक। मैं क्या बोलता हूँ, इन दिस अटेम्प्ट इफ यू सी केयरफुली, सारे क्वेश्चंस आप एमसीक्यूज के राइट कर सकते थे। हाँ या ना, फटाफट चैट सेक्शन बताओ। अगर दिसंबर में अपन पेपर लिख रहे होते, भाई सीधा 30 मार्क्स अपने हाथ में था, बराबर। और हम बोल रहे हैं ये पेपर टफ आता है। 30 मार्क्स अगर इधर ही मिल जाए आधे घंटे के अंदर, तब तो दिमाग ही खराब हो जाए। फिर तो उसके बाद का पेपर तो नाच के लिखेंगे। मुझे बताओ, सेकंड कमर्शियल पेपर कौन किस, चलो बताओ कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? कंपनी नहीं, रेप्यूटेड प्रॉफिटेबल मेकिंग कंपनीज। लिस्टेड कंपनी, जो पब्लिक कंपनी है वो तो कंपलसरी है ना बेटा। रेप्यूटेड कंपनी, हैविंग वेरी गुडविल, वेरी गुड मार्केट, वो सब, जिसको लोग जानते हैं पैसा तभी देंगे। अच्छा मुझे बताओ, इज इट सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड? इट इज अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, है ना? ऑब्वियसली। इज इट ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? कैन आई ट्रांसफर इट टू एनीबडी एल्स? और ये लाइक का शेयर सर्टिफिकेट मेरा ही होगा तो मेरा ही है। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इट इज ट्रांसफरेबल, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द मनी मार्केट। मतलब इट इज अ शॉर्ट टर्म, यू नो, बेसिस पे पैसे आ जाते हैं। उसमें पूछा है, उसने क्या पूछा है पता है? एडवांटेज टू ईच इशूअर, मतलब कंपनी को क्या फायदा है इसको। अनसिक्योर्ड है, जल्दी पैसा आता है, शॉर्ट रन में पैसा मिल जाता है कंपनी को, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। रेपुटेड कंपनी है तो इजीली आ जाता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से अगर रेट करवा लिया इंस्ट्रूमेंट तो और जल्दी बिक जाता है। ज्यादातर जो इसके इन्वेस्टर होते हैं ना, दे आर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तुम्हारे मेरे जैसे लोग नहीं होते। क्योंकि वो क्या होता है ना, उसका कैपिंग होता है, ऐसा नहीं कि 10,000 रुपया दे दिया, 5,000 रुपया दे दिया, कंपनी को भीख नहीं चाहिए। ओके, तो दिस इज अंडरस्टूड, और ये आपको पढ़ लेना है डिस्क्रिप्टिव। चलो आगे आते हैं। आई थिंक ये किया था क्या मैंने, बाय एनी चांस? नहीं, थर्ड वन नहीं किया था कभी। बहुत इजी क्वेश्चन है। डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग का मतलब ही होता है डेटर्स टर्नओवर रेशो। इससे निकालो डेटर्स वेलोसिटी। हम लोग कलेक्शन कितने दिन में कर रहे हैं वो निकालना है। देखो, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए डेज आउटस्टैंडिंग सेल्स, मुझे चाहिए सेल्स का डेटा। कैसे निकालेंगे भाई सेल्स का डेटा? मेरे पास रिसीवेबल है,
मेरे पास टोटल सेल्स है, और मेरे पास इधर देखो कैश है। कैश नहीं चाहिए मेरे को, हाँ इधर पे कैश सेल्स है। तो इससे मुझे ये पता चल गया मेरा क्रेडिट सेल्स कितना। इज इट कमिंग 1150? सो क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर 50.48। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो 1150 कलेक्ट करता हूँ, और हर बार 50.48 कलेक्ट करता हूँ। साल में कितनी बार कलेक्ट करता हूँ? 22.78 टाइम्स। अब वेलोसिटी, इसको हटा देता हूँ, इसको चिपका लेते हैं अपन। ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है? स्पीड। तो अगर इतना करते हैं तो साल में समझो 365 डेज होते हैं। तो अगर हम 22.78 टाइम्स कलेक्ट कर रहे हैं तो हर कितने दिन में कलेक्ट कर रहे हैं? सो 365 डिवाइड बाई 22.78, हर 16 डेज में हम लोग कलेक्शन करते हैं। द आंसर इज 16 डेज। इजी, डुएबल। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वेरी सिंपल, ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। ईबीआईटी किधर है? 180 लाख। इंटरेस्ट कितना है? 250 ऑफ 10%, मतलब 25। तो कितने टाइम्स कवर्ड है? 180 डिवाइड बाई 25, ये कवर्ड है 7.2 टाइम्स। डेट रेशो, पूरी कंपनी में डेट कितना है? सो डेट है 250 लाख, और टोटल एसेट कितना है? 1000। तो सिंपल सी बात है, 250 इन 1000, इज इट 25%? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक। सीओजीएस कितना है दिया है क्वेश्चन में? 800 लाख। एवरेज स्टॉक कितना है? 300। हो गया। 800 डिवाइड बाई 300 इज 2.67 टाइम्स इन अ ईयर। डेज निकालना तो अपन निकाल सकते हैं। लास्ट ही बचा अर्निंग पर शेयर। अब इधर देखो, ये दोनों दिया हुआ है। मुझे बताइए, पीई रेशो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस, करेक्ट? अब मार्केट प्राइस बोल रहा है 72, पीई रेशो बोल रहा है 18, सो फिर ईपीएस विल बी 72 अपॉन 18, 4। द आंसर इज 4 रुपीज। इतने में ही सॉल्व हो गया रेशो। इतना इजी रेशो पूछा था। ईबीआईटी में बेटा इंटरेस्ट एडेड है ना, अलग से क्यों ऐड कर रहा है? अरे बेटा, ईबीआईटी बिफोर इंटरेस्ट ना, तो तू अलग से वापस क्यों ऐड कर रहा है? इसको ऐसे भी कर सकता है तू, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, फिर आएगा पैट, फिर पैट में वापस इंटरेस्ट ऐड कर, तो सिर्फ टैक्स का अमाउंट माइनस हो जाएगा। इसको पोस्ट टैक्स बोलते हैं, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बिकॉज टैक्स का जो पैसा वो तो मेरा है नहीं, वो तो गवर्नमेंट को जाना है। सबको समझ में आया क्या? फटाफट मुझे बताओ रेशियो का क्वेश्चन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अल्टमैन जेड स्कोर, लेट मी एक्सप्लेन दिस वन। देखो, अल्टमैन जेड
स्कोर। अब इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया ये समझो। इन्होंने क्या बोला, किसी भी कंपनी को देख के, कंपनीज रेशो, वो बता सकते हैं कि कंपनी बैंकरप्ट, अबाउट टू बैंकरप्ट और नॉट, अबाउट टू बैंकरप्ट और सेफ, दैट इज नॉट बैंकरप्ट। ये फंडामेंटल है। ये क्या बोलते हैं अल्टमन साहब, क्या बोलते हैं, एक टाइप का ये स्कोर बनाया है। ये टोटल देख के बताएंगे कि ये कंपनी बैंकरप्ट है या नॉट बैंकरप्ट। तो अब इन्होंने फंडामेंटल जो दिया है वो कैसे बनाया वो समझिए आप। तो एक एक एग्जांपल लेते हैं, अपने को स्कोर निकालना है। तो समझो ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, एक होता है एसेट साइड। सो दिस इज माय टोटल एसेट। एक होता है यहाँ पर रिजर्व, और एक होता है करंट ईयर का प्रॉफिट विच इज योर EBIT, अर्निंग। ठीक है। कंपनी का होता है मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, और कंपनी का होता है सेल्स। बात को समझिए, उन्होंने ये पांच चीजें पकड़ी हैं, टोटल एसेट, रिजर्व, अर्निंग, मार्केट वैल्यू, सेल्स। समझ में आया आपको। अब वो क्या बोलते हैं, ये सारी डिटेल्स दी रहेंगी आपको क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखो तो सेल्स, EBIT, टोटल एसेट, बुक वैल्यू ऑफ टोटल लाइबिलिटी, रिटेन्ड अर्निंग, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, वर्किंग कैपिटल, और एक वर्किंग कैपिटल भी है, उसको भी एडजस्ट कर लेते कहीं तो, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल। और इस साइड आ गया तुम्हारा टोटल लाइबिलिटी। इस तरीके से उन्होंने दिया है। अब वो क्या करते हैं, इन चीजों के रेशोज कैलकुलेट करते हैं। अब रेशोज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो ध्यान से समझने का ट्राई करो। देखो, वो सबसे पहला उनका रेशो क्या बताए, वो बोलते हैं, सब सब रेशो ना टोटल एसेट पे कैलकुलेट करेंगे। पहले वो लोग शुरू करेंगे वर्किंग कैपिटल से। तो मैं चालू करता हूँ वर्किंग कैपिटल, फिर जाएंगे अपन रिजर्व। ध्यान से सुनना, पहले क्या करेंगे वर्किंग कैपिटल, फिर जाएंगे रिजर्व, फिर जाएंगे अर्निंग। अर्निंग के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, जाएंगे मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के बाद कहाँ जाएंगे, सेल्स। ये याद रखिए बस, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, लेट मी राइट देम। वर्किंग कैपिटल, रिजर्व को बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग, अर्निंग मतलब करंट ईयर का जो तुम्हारा अर्निंग है दैट इज EBIT, या उसको अर्निंग भी बोल सकते हैं अपन। फिर तुम्हारा आता है मार्केट वैल्यू, लास्ट में आता है तुम्हारा सेल्स। सबको दिखाई दिया, वर्किंग कैपिटल, रिजर्व, अर्निंग, मार्केट वैल्यू एंड सेल्स। अब इसमें ना सबको डिवाइड बाय टोटल एसेट कर दो, सिवाय एक के। इसको डिवाइड बाय टोटल लाइबिलिटी करना है, सिवाय एक को इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो है बेसिकली वो। ये समझे। अब हम वैल्यूज निकाल लेते हैं जरा। देखो अपने सम में क्या क्या वैल्यूज हैं मुझे बताओ। वर्किंग कैपिटल टू सेल्स, वर्किंग कैपिटल 8 लाख डिवाइड बाय टोटल एसेट 40। सो इधर लिख रहा हूँ 8 लाख डिवाइड बाय 40 लाख। ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग 24 लाख डिवाइड बाय 40 लाख, डिवाइड बाय 40 लाख। EBIT डिवाइड बाय 40 lakhs,
10 lakhs. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 80 लाख डिवाइड बाय 16 लाख. सेल्स डिवाइड बाय 40 lakhs. कितना आता है जरा चेक करते हैं. 8 डिवाइड बाय 4, इज इट कमिंग 2 times? नहीं, 8 डिवाइड बाय 40 था, 0.2 आएगा. सॉरी, 0.2. 24 डिवाइड करिए, फटाफट करिए, चलिए कैलकुलेशन. 24 डिवाइड बाय 40 इज 0.6. 10 डिवाइड बाय 40 इज 0.25. 8000 डिवाइड बाय 1600 इज 5 आया क्या? मार्केट वैल्यू इज मोर राइट देन लाइबिलिटी. यस, इट इज. और ये आ गया तेरा 0.5. ये सबको समझ में आ गया इतना? अब है ना, अल्टमन ने ना कुछ ना पॉइंट्स दिए, वेट्स दिए, वेट्स. ये रेशो निकाल लिया आपने. रेशो को वेट से मल्टीप्लाई करना है. अब वो जो वेट्स है ना, वो अपने को याद रखना पड़ेगा. 1.2, फिर 1.4. देखो 1.2, फिर 1.4, फिर 3.3 और 0.6 इंटू 1. Let's multiply these weights and get the total. 0.2 into 1.2, oh sorry, 0.2 into 1.2 is 0.24. 0.6 into 1.4 is 0.84. 0.25 into 3.3 is 0.825. 0.6 into 5 is 3. And it is 0.5. Take the total of this. इसको बोलते हैं Z स्कोर. कितना आता है? 0.24 plus 0.84 plus 0.825 plus 3 plus 0.5. Is it coming 5.40? अब उसने ना एक चार्ट दिया है, ठीक है. उस चार्ट के हिसाब से अगर आपका स्कोर 1.81 के अंदर आता है, 0 से लेके 1.81 तक, तो आप डिस्ट्रेस जोन में हो. इसका मतलब आप ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाले हो. ये दूसरा, उसने बोला कि अगर आपका स्कोर 2.99 के ऊपर है इधर एंड अबव, तो आप ग्रीन जोन में हो. आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. तो इधर पे स्कोर 5.4 है, इसका मतलब ये सेफ जोन है. और अगर आप बीच में हो तो इट इज व्हाट यू कॉल इज ग्रे जोन. आप बीच में हो. अभी फिलहाल हम लोग का क्या है बताओ? 5.4, वी आर अबव 2.9, सो हम लोग सेफ जोन में हैं. बस यही करना है.
सबको समझ में आया क्या? सो आई वुड रिकमेंड यू, इसको लिख लो, क्योंकि अगर इस बार आ गया तो तुम कर पाने चाहिए। समझा आपको? प्लीज राइट डाउन। और यही रेशियो लेना है, यही सीक्वेंस फॉलो करना। तो मोर ऑफ बाय हार्ट वाला है, एग्जाम के एक दिन पहले देख के जाना पड़ेगा, नहीं देख के जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको लिख लो और ध्यान में रखो। याद कैसे होगा? अबे साले दुनिया भर की इतनी चीजें याद रखता है, एक चीज ये भी याद रख, इसलिए तो बोल रहा है एग्जाम के दिन इसको देख के जाना पड़ेगा आपको। वो वेट्स याद रखने पड़ेंगे आपको, बस चॉइस नहीं है, दिस वेट्स हैज टू बी रिमेम्बर। इजी है, इतना कुछ नहीं है। सेल्स को एक का रेटिंग दिया, 1.4, 1.2, 1.4, 3.3 एंड 0.6। डेट इक्विटी रेशियो को 60% वेटेज है, सेल्स को 100% वेटेज है। ऐसे याद रखो ना। एग्जाम के एक दिन पहले देख के जाएगा तो याद रहेगा, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन है? लिखो जो गपचुप, चलो फटाफट लिखो, वंस डन जस्ट लेट मी
चलो, सुपर। तो हम लोग को अल्टीमेट जेड स्कोर भी समझ में आ गया अभी। ये प्रिपेयर कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव जो आता है, ये मैं आपको देता हूँ ट्राई करने को। इस सीधा सीधा स्टेटमेंट बना के दिया है, मतलब इसमें अपने को ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा, बस इसको खड़ा करना है। कॉमन साइज में क्या होता है पता है? ये सेल्स होता है ना, इसको 100 मान लेने का, एंड देन इसको बेस बना के वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द परसेंटेज। विल यू बी एबल टू डू इट बाय योर सेल्फ और यू वांट मी टू डू इट? या आप आराम से कर लोगे? इट्स जस्ट यू नीड टू नो द वर्टिकल स्टेटमेंट। इट्स वेरी इजी। इवन इट वोंट। ग्रॉस सेल्स को, नहीं, ग्रॉस सेल्स को 100 नहीं अज्यूम करना होता है बेटा, नेट सेल्स को 100 अज्यूम करना होता है। ग्रॉस सेल्स का कुछ नहीं होता है ना? हाँ, इट्स वेरी सिंपल। सजेस्टेड डाउनलोड कर लोगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। चीजें इजी वाली को क्यों करवा रहे हो मेरे से ना? ये देखो आपसे हो पाएगा क्या? मार्केट प्राइस इक्विटी का दिया है, D1 दिया है, इसको फिलहाल भूल जाओ। ग्रोथ 10% दिया है, तो के का क्या फॉर्मूला है? D1/P0 प्लस ग्रोथ। सो 2/32 प्लस 0.1, अराउंड 16.25%, ये आ गया तेरा। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल वाले एट अ प्रीमियम ऑफ 5, मतलब हम लोग रिडम्पशन वैल्यू देने वाले 105। एन इज अराउंड 8 years। करंटली मार्केट प्राइस चल रहा है 84, और डिविडेंड देंगे 14% ऑफ 100, दैट इज प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी 14। तो मुझे बताओ केपी कितना आएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड विच इज 14 प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस डिवाइड बाय 8 years, तो होल डिवाइड बाय 105 प्लस 84 की एवरेज। देखो, 105 - 84 डिवाइड बाय 8 प्लस 14, 16.625 ऊपर आ गया। एवरेज का क्या सीन? 105 प्लस 84 डिवाइड बाय 2, 94.5 नीचे आ गया। सो 16.625 डिवाइड बाय 94.5 इंटू 100, 17.59%। बराबर है। दूसरा, डिबेंचर रिडम्पशन विल टेक प्लेस इन 7 years एट अ प्रीमियम, अगेन ये भी 105 है, मार्केट प्राइस 90 लेना है। बस इसमें क्या है, टैक्स को कंसिडर करना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। और इंटरेस्ट देखोगे तो 12% ऑफ 100, सो इंटरेस्ट इज अराउंड 12 rupees। इफ यू आस्क मी टू डू, द केडी विल बी 12 rupees, 1 माइनस टैक्स प्लस RV 105 डिवाइड बाय, देखो, 105 माइनस 90 डिवाइड बाय 7, 2.14 प्लस 7.2, 9.34, और 10, ओ सॉरी, 105 प्लस 90 डिवाइड बाई 2, 97.5, कितना आएगा? 9.34 डिवाइड बाय 97.5 इंटू 100, 9.58। देखो कितना आता है, 1, 2, 3। क्लियर हो गया? अब इसको लेके हमें वेटेड एवरेज करना है, वो भी बुक वैल्यू। फटाफट मुझे बताओ, इज इट डुएबल और नॉट? केटी विल बी
11 into 0.6 विच इज 6.6%। बुक वैल्यू मतलब यही लेना है जो सामने सामने दिख रहा है, मार्केट वैल्यू भी नहीं करना है। कर सकते हैं। यस, बैलेंस बैलेंस शीट दिया होता है तो टोटल एसेट एंड लाइबिलिटी को 100 अज्यूम करते हैं इन कॉमन साइज। कॉमन साइज मतलब साइज विल बी कॉमन, ऐसा। फटाफट मुझे बताइए कैसा क्वेश्चन था ये, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। इट सीम्स टू बी लिटिल इजियर, राइट? कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, सीधा सीधा सामने सामने सब डेटा दे दिया है, फॉर्मूला डालना है, वैल्यू डालना है एंड आंसर वर्कआउट कर देना है। हेलो, समझा सबको? कर पाएंगे ट्राई इसको भी? मैंने ऑलरेडी पेपर शेयर किया है ग्रुप में, है ना? वेरी नाइस, सुपर यार, सुपर। अगर मार्केट वैल्यू पे बोलते तो क्या करते? अबे तो फिर ये सब का इसका मार्केट वैल्यू निकालता तू, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, ये दोनों को मर्ज कर देता, इसकी मार्केट वैल्यू निकालता। जो इसके पहले वाले सब में किया अपन ने जून 25 में, वही किया ना। वी टुक द मार्केट वैल्यू एंड देन उसका वेट निकाला और फिर कैलकुलेट किया था। इसमें बुक वैल्यू तो बुक वैल्यू के दम पे करना है, ठीक है? ये कैपिटल बजटिंग के समय जिसको जमता है वो ये कर सकता है। फिलहाल इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। चलिए लेट्स डू द वर्किंग कैपिटल। अच्छा, वर्किंग कैपिटल मैंने सिखाया आपको कि क्या किया? बात ही खत्म हो गया। अगर संदेश सर ने सिखाया तो अगर आप ध्यान से इसको नोटिस करोगे तो ये मॉड्यूल और टेक्स्ट बुक का ही समय, चेक कर लो आप। सेम टू सेम सम है। सवाल सिर्फ ये उठेगा कि सर डेटर्स को सेल्स पे लेना है या कॉस्ट पे लेना है, ये अजम्पशन की बात है। अगर आप डेटर्स को सेल्स पे लेते हो तो इस सम में जरा भी दम नहीं है, लुक्खा सम है। कॉस्ट पे लेते हो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। किसी ने तो कह दिया क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ, एग्जैक्टली exactly। मतलब मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, तो जो सॉल्यूशन आपने वहां पे किया है सेम सॉल्यूशन इसका वर्कआउट करना है, कुछ भी नया नहीं करना है। मैं इसलिए भी नहीं सिखाना चाहता हूँ क्योंकि ऑलरेडी किसी और ने सिखाया तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाए आपके कैलकुलेशन में। बट टेक्स्ट बुक का ही मॉड्यूल का सम है तो इसको डिस्कस करके एज सच वैसे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है? अभी तक 15% मतलब बेटा, अगर जो भी तेरा फाइनल अमाउंट आता है ना, वर्किंग कैपिटल का जो भी अमाउंट आता है उसमें 15% ऐड कर देने का मार्जिन, क्योंकि एस्टिमेटेड अमाउंट होता है ये सब। तो हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं उसमें 15% एक्स्ट्रा ऐड करके ही हम लोग वर्किंग कैपिटल मंगाते हैं, ऐसा। तो फाइनल अमाउंट में आप 15% ऐड कर देने का, दैट इज व्हाट इट इज। करेक्ट। वेरी नाइस, सुपर सुपर। ये अभी देखो मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच गया और अभी तक मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं दिखा कि भाई जो मेरे को आवे ही नहीं और मैं कर ही नहीं पाऊं। इतने इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे। चलो अभी ये वाला देखो, मैं इधर ही करके दिखा सकता हूँ आपको, मटेरियल चैप्टर से क्वेश्चन जो ये। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है याद है आपको? 2AO/H। एच बोलो सी बोलो चलेगा। टू इज अ नंबर, साल भर में 1600 यूनिट्स, और एक बार ऑर्डर प्लेस करने का 100 रुपया, डिवाइड बाय एक
component annual cost of holding one component is 8 h, है ना। 2 इंटू 1600 इंटू 100 डिवाइड बाई 8 फिर रूट, एक 200 यूनिट आता है आंसर। डन। रीऑर्डर लेवल हम लोग हमेशा मैक्सिमम लेवल पे सेट करते हैं, चॉइस मिलेगी तो, बट यहाँ पर मैक्सिमम करके कोई चीज नहीं है। यहाँ पे उन्होंने डेटा जो दे रखा है अपने को, हम लोग 320 दिन ऑपरेट करते हैं, मटेरियल को लाने में 10 दिन लगता है। कुछ लिखा नहीं है मिनिमम की मैक्सिमम की क्या। सेफ्टी में हमारे पास 20 यूनिट पड़े होते हैं, मान के चलिए जो मिनिमम है वही एवरेज है। अब कुछ नहीं लिखा है तो मेरे पास जो चॉइस बचती है, 10 दिन का डेट मेरे पास मटेरियल होना चाहिए, 10 डेज का। और एक दिन का कितना, 320 दिन चलाते हैं हम लोग 1600 यूनिट, तो एक दिन का कितना होगा, 1600 डिवाइड बाय 320, एक दिन का होता है 5 यूनिट्स। मतलब मेरे पास एक 50 यूनिट्स कम से कम होना चाहिए गोडाउन में, प्लस छुपा हुआ जो यूनिट है। अब देखो ये सेफ्टी स्टॉक कुछ लोग ऐड करते कुछ लोग नहीं करते, जनरली तुम्हारा इंस्टीट्यूट नहीं ऐड करता था, बट उन्होंने सॉल्यूशन में इसको ऐड करा है। तो सेफ्टी यूनिट्स 20 ऐड कर दिया तो 70 यूनिट्स का रीऑर्डर लेवल हो गया। सो रीऑर्डर लेवल क्या होता है, मैक्सिमम लेवल सेट करना। देखो इधर देखो, ये गोडाउन है, एक इधर लाइन बनानी होती, इसको कहते हैं रीऑर्डर लेवल। ये हमेशा मैक्सिमम क्वांटिटी लेवल पे सेट करने का, कंजम्पशन लेवल पे। अगर मुझे 10 दिन लगते हैं माल लाने में, तो मेरे पास कम से कम 10 दिन का माल होना चाहिए, 10 डेज, और दिन का 5 5 यूनिट कंजम्पशन डेली। तो टोटल मेरे पास कम से कम 50 यूनिट्स होने चाहिए मेरे गोडाउन में, जब भी मैं ऑर्डर प्लेस करूं। यहाँ पे ऑर्डर प्लेस होगा, अगर कंजम्पशन कभी इस लाइन को टच करेगा तो ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ऑर्डर प्लेस करने के बाद कंजम्पशन फिर भी चलता रहेगा, फिर माल आ जाएगा, भर जाएगा वापस गोडाउन। ये जो माल आया ना, इसको ROQ कहते हैं। कुछ नहीं दिया है तो EOQ मंगाएंगे हम लोग, अपने केस में 200 यूनिट। समझा। जैसे ही माल आएगा, माल भर गया, इस लेवल को मैक्सिमम लेवल कहते हैं। और हमारे पास इधर एक छोटा सा लेवल सेट करके रखा है हम लोग ने, इधर ये लाइन को सेफ्टी स्टॉक बना के रखा है, क्योंकि हमारे पास एक 20 यूनिट छुपा के रखा है हम लोग ने। तो कुछ लोग ROL लेवल को इधर से इधर तक गिनते हैं, और कुछ लोग इसी लेवल को इधर से इधर तक गिनते हैं। दोनों गिनने की बातें। अगर आप यहां से यहां तक गिनोगे तो फिर 20 यूनिट ऐड करने पड़ेंगे, तो ROL लेवल आपका हो जाएगा 50 + 20 दैट इज 70। मेरी बात समझे कि नहीं, इसलिए मैंने वहां पर 70 लिखा है। ओके, तो दिस इज वन थिंग। मैक्सिमम लेवल क्या जा सकता है, मैक्सिमम लेवल हमारे गोडाउन में कितना हो सकता है। देखो मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया पता है, कि हमने ऑर्डर प्लेस किया, थोड़ा सा कंजम्पशन हुआ, और माल आ गया। सो मैक्सिमम लेवल का जो फॉर्मूला है वो सुन लीजिए। इज ROL में से मिनिमम कंजम्पशन माइनस करो, इनटू मिनिमम लीड टाइम। कम से कम कंजम्पशन हुआ, मतलब यहां से यहां पे कम कंजम्पशन हुआ, प्लस हमारा माल आ गया। अब कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो मेरा जो ROL है, कितने लेवल पे सेट किया हम लोग ने ROL, 70 पे। मिनिमम कंजम्पशन अपने को, मिनिमम और एवरेज एक ही बात है अपने लिए।
तो अगर मिनिमम कंजम्पशन में पकड़ के चलूं 10 दिन हो रहा है, बराबर है ना, 10 दिन हो रहा है और ऐसा 5 यूनिट कंज्यूम हो रहा है, ये पकड़ के चलिए, 50 यूनिट प्लस माल आ गया, तो कितना आएगा आंसर? 220 यूनिट, ये आंसर। समझा आपको? और मिनिमम क्या रहेगा? मिनिमम लेवल कम से कम गोडाउन में कितना रहेगा? वही रहेगा सेफ्टी स्टॉक। क्योंकि आरओएल में से अगर मैं एवरेज माइनस कर दूं, आरओएल ही तुम्हारा 70 है, और उसमें अगर मैं 10 दिन का कंजम्पशन माइनस करूं, तो बचेगा क्या? सेफ्टी स्टॉक 20 यूनिट। हैव यू अंडरस्टूड दिस फॉर्मूलाज विथ लॉजिक? समझा आप सभी को? नॉर्मल, ये सब एग्जाम में पूछा था वो लोग ने, बी में, इजीली डुएबल, नथिंग ग्रेट एज सच। ये तो मैं फिर से नहीं कराऊंगा, बिकॉज ये लेवरेज का सम है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। मुझे लग रहा है ना इसमें, अभी ये तो थियरी आप पढ़ लेना, डेटा एथिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, एमएम ना मॉड्यूल का ही सम है, मॉड्यूल चेक करिए, मॉड्यूल टेक्स्ट बुक का ही सेम टू सेम सम है। एमएम मैंने कराया है क्या आपको? अगर आपने एमएम मुझको सुना है, तो ये सेम सम है, क्योंकि एमएम के सम में वैरायटी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 8 सिर्फ डीए से ही आता है रोहन, यस। वो हमेशा क्वेश्चन नंबर 7 डीए से ही आता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, देखो पूरा पेपर राउंड कर लिया, इस पूरे पेपर में ऐसा क्या है जो बच्चे ने आंसर नहीं कर पाना है? आपको नहीं लगता आराम से 80 तक लेके जा सकते हैं हम लोग मार्क्स को? यस प्रिंस, बोल, क्या बोल रहा है तू? अरे ये बुक का ही समय रे भाई। सर एक बार, आ, जितना मैंने कराया ना बस उतना पढ़ लो। June 24? ठीक है, पहले ये दो दो पेपर समझ में आ गए क्या? पहले जहां है वो तो पहले समझ लो। मैंने रिसेंट दो पेपर पीछे क्यों गया, मैं आपको ये बताने के लिए कि देखो पेपर ऐसे आता है, जरूरी नहीं है पेपर ऐसे आए, थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, बट मैं क्या बोलता हूँ, अगर डिफिकल्ट भी रहा, तो क्या हम लोग अपने आप को 60 to 80 की रेंज में नहीं रख पाएंगे क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप में से ऑनेस्टली बताना सभी लोग, जो भी अपन ने अभी तक देखा, आपको नहीं लग रहा कि 40 लाना तो कोई बड़ी बात नहीं है? 40 तो आ ही जाना चाहिए यार। मुझे तो लग रहा है 40 क्या सर, 50 तो आ ही जाएगा। 50 का तो टेंशन ही नहीं है हम लोग ने। उसके ऊपर अगर दो चार सम राइट हो गए, तो 60 एग्जामिशन इसमें पक्का है। ये जस्ट दैट प्रिपरेशन की बात है बेटा। आप मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, पास्ट पेपर के 4 पास्ट पेपर है, दो अपन ने सॉल्व कर लिए, दो और खींच के करो। आपको जरूरत पड़ी मैं एक और सेशन रखूंगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे बताएं, जो पेपर में क्वेश्चन आपको नहीं आया वो सॉल्व करूंगा मैं। और वो सेशन जरूरी नहीं है सबने अटेंड करना है। हाँ, एग्जैक्ट 60 मार्क्स पे एग्जामिशन होता है। हाँ, 4 से 5 चैप्टर जो फिक्स है, काम हो जाएगा अपना।
मतलब आपने एक चीज और नोटिस कर ली कि पेपर पैटर्न फिक्स है। हम लोग ने उसी चीज पे तो बात करी है। हमने यही बात करी कि सर एग्जाम में पेपर पैटर्न ही फिक्स है। अब इससे अच्छा जिंदगी में और क्या करवा ही सकते हैं। अगर पेपर पैटर्न फिक्स है तो मैं प्रिपेयर, देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बार बार छोड़ रहे हैं। क्यों? कैपिटल बजटिंग है। नहीं पढ़ा तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा मुझे? इवन आप नोटिस करो, एमसीक्यू में भी कैपिटल बजटिंग नहीं दिखाई दे रहा था। एक दो बार दिखा बस, उसके बाद से दिखा भी नहीं। इट्स दैट इजी। आप टारगेट करिए अच्छे से, दिमाग से, ठंडे दिमाग से पढ़िए। यू विल बी एबल टू मेक इट। आर वी क्लियर विद दिस? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इट्स ऑलरेडी 8:40 फॉर ऑल ऑफ यू। बट मुझे अच्छा लगा कि आप लोग लेक्चर बैठे। और आई होप 3-4 दिन के, हाँ 3-4 दिन में तो आराम से हो जाएगा यार। ये ना बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी कराया ना जो अभी तेरे को, थोड़ा सा यही था वो। आई शेयर दिस नोट्स विथ यू। थोड़ा आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे अगर, हाँ उतना ही है, कॉन्सेप्ट ही वही है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसका, अगर मेरा वीडियो देख लेंगे फट फट फट, जल्दी हो जाएगा तुम्हारा। ओके प्रिंस, तेरा डाउट मुझको भेज दे, अपन डाउट का अलग से सेशन रख लेंगे चाहिए तो, बिकॉज नॉट एवरी वन इज हैविंग दैट डाउट। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई होप मैं एफएम को थोड़ा लाइट कर पाया। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं पूरा डर निकाल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा लाइटर, मतलब जितना लग रहा था उससे थोड़ा कम कर पाया मैं उसको, है ना। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू वेरी मच। और जरा अच्छे नंबर से लाइए, फ्लाइंग कलर्स लाइए। बढ़ गया ना कॉन्फिडेंस? कितने लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ गया भाई? जरा चैट सेक्शन में डाल दो, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। सो हैप्पी फॉर यू। आई रियली लव इट। इफ यू गेन कॉन्फिडेंस, इससे बढ़िया मेरे लिए कोई रिवॉर्ड नहीं होता। अब आपके मार्क्स भी बढ़िया आ जाए ना, तो मजा आ जाए। फिर आप मुझे पार्टी दे सकते हो, है ना। जब भी मिलोगे मुझे पार्टी दे देना। बाय एवरीवन। अच्छा इंडिया आना। ओके बाय बाय, टेक टेक केयर, थैंक यू। हाँ हाँ वो भी ले लेंगे, ऑफलाइन भी ले लेंगे, टेंशन मत ले।